हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंकज सर हाल ही में पिता बने हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो पैटर्निटी लीव पर रहने वाले हैं। इस बीच आपके डेली करंट अफेयर्स की कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसलिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं 19 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है S.Y. कुरैशी द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी, S.Y. कुरैशी। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया को S.Y. कुरैशी द्वारा लिखा गया है। इस किताब को 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे पर लॉन्च किया गया। इस किताब में उन्होंने साउथ एशिया और भारत में डेमोक्रेसी के बारे में बात की है। उन्होंने इस किताब में साउथ एशिया में डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है और क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात की है। S.Y. कुरैशी दिल्ली से संबंधित हैं। ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। 2010 से लेकर 2012 के बीच में ये भारत के 17th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके द्वारा कुछ और बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे कि एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, और दूसरी किताब है द पॉपुलेशन मिथ। इस किताब को लॉन्च किया गया इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी, जो कि 15 सितंबर को आता है। और इस साल का जो इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी है, उसकी थीम है फ्रॉम वॉइस टू एक्शन। इस पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमा सुगम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस माना जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है IRDAI द्वारा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा सी। IRDAI ने हैदराबाद में बीमा सुगम पोर्टल को लॉन्च किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बताया जा रहा है। ये पोर्टल सभी इंश्योरेंस को एक ही जगह लाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और इसके पहले फेज की शुरुआत दिसंबर में की जाएगी। बीमा सुगम पोर्टल की बात करें तो फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन पोर्टल होने वाला है। इस पोर्टल को सभी इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये सभी प्रकार के इंश्योरेंस आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे। इस पोर्टल पर इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट्स, ब्रोकर्स और बैंक सभी अवेलेबल रहेंगे। यानी कि आपको अब इंश्योरेंस कंपेयर करना हो, परचेज करना हो, रिन्यू करना हो, मैनेज करना हो या फिर क्लेम को सेटल करना हो, ये पूरी प्रोसेस अब आप एक ही जगह कर सकते हैं। आपको अलग अलग वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बेसिकली हमको बीमा सुगम से क्या फ़ायदा होगा? ये हमको एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि पूरी प्रोसेस एक ही जगह पर आ गई। इसमें प्राइवेट पोर्टल्स की तरह अलग अलग प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लगेगा। भारत में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो और बढ़ेगा। इस पोर्टल के जरिए भारत में 2047 तक जो सभी को इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम होता है भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसका गठन 1999 में किया गया था। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर। तो यहाँ पर हमने बात करी सुगम पोर्टल की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, पहला PM मित्र पार्क भारत में धार मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, धार मध्य प्रदेश। PM मोदी ने मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में देश के पहले PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इस पार्क को 2158 एकड़ पर बनाया जाएगा। ये देश में जो 7 मित्र पार्क बनने वाले हैं, उनमें से पहला पार्क होने वाला है। इस पार्क का उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाना और भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। इसी के साथ PM मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की भी शुरुआत करी। और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ से PM मोदी ने आदि कर्मयोगी अभियान की भी शुरुआत की है। धार के PM मित्र पार्क की बात करें तो इसके अंदर हमको 20 ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलेंगे, 10 मेगावाट एम्पेयर का सोलर पावर प्लांट देखने को मिलेगा और मॉडर्न तरीके से यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, चाहे वो रोड हो, वाटर सप्लाई हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। वर्कर्स और वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए हाउसिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाएगी। PM मित्र पार्क का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इस योजना को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2021 को। PM मित्र के लिए गवर्नमेंट ने बजट दिया है 4445 करोड़। हर पार्क के लिए लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट 500 करोड़ देती है। इसका उद्देश्य यही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना और इस पार्क में रॉ मटेरियल से लेकर
फाइनल प्रोडक्ट्स बनाया जाए ताकि इस पार्क से एक्सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर हमने बात करी कि लगभग 7 पार्क कैसे बनाए जाएंगे। तो आने वाले पार्क फ्रेंड्स हमको विरुद्धुनगर जो तमिलनाडु में है वहाँ देखने को मिलेंगे, ललितपुर उत्तर प्रदेश, कालबुरागी कर्नाटका में, महाराष्ट्र के अमरावती में, गुजरात के नवसराई, मध्य प्रदेश के धार में तो लॉन्च हो ही चुका है, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बाकी पार्क्स हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पीएम मित्र पार्क। आइए देखते हैं ऑफर ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको ऑल इन वन कंप्लीट पैकेज देखने को मिलेगा। ऑल इन वन पैकेज हमारा वो पैकेज होता है जिसके अंदर आपको हमारे सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। जो भी कोर्सेज हम अभी तक बना चुके हैं और आने वाले समय में जो भी कोर्सेज हम बनाएंगे आपके लिए, वो पूरे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे कोर्सेज के वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, ई बुक, क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा करंट अफेयर, जो कुछ भी अभी तक हमारी टीम ने क्रिएट किया है और आने वाले समय में करेगी, वो पूरा एक्सेस आपको ऑल इन वन पैकेज में देखने को मिलेगा। और इसको फ्रेंड्स आप सिर्फ 3 ईयर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं 2490 रुपीज़ में, और 1 ईयर के लिए एक्सेस कर सकते हैं 1890 रुपीज़ में। जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं और उनके लिए अलग अलग कोर्सेज़ को खरीदते हैं, और इन सब चीज़ों में जो आपका समय वेस्ट होता है, उससे अच्छा है कि एक बार ऑल इन वन पैकेज लें, जहाँ पर आपको पूरे फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएंगे, एग्जाम वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसके अलावा समय समय पर करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होता है वो आपको पूरा इसके अंदर मिल जाता है। तो इस कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सपोर्ट के लिए आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म शब्द का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कोर्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू मेजर्स। समय समय पर हम देखते हैं कि कोर्ट कई बार ऐसी कुछ गाइडलाइंस देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, मगर वो उस समय समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए कोर्ट ऐसी गाइडलाइंस दे देता है। ये जो कुछ नए इनिशिएटिव्स कोर्ट लेता है उसको बोला जाता है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। आइए समझते हैं आखिरकार ये क्यों न्यूज़ में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 है, उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उसी डिसीजन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। उस डिसीजन के बाद ही हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो चर्चा में आ गया। बेसिकली हुआ क्या, आइए समझते हैं। सेक्शन 498A आईपीसी में दिया गया है। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस, स्पेशली जब दहेज की बात होती है और दहेज को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके बारे में बात करता है। इस सेक्शन के तहत हस्बैंड और उसकी फैमिली पर तुरंत लीगल एक्शन लिया जाता है। पर कई केसेस में ऐसा देखा गया कि महिलाएं इस सेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। यहाँ पर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर कोई वुमेन इस सेक्शन का यूज़ करती है और वो केस पुलिस के पास लेकर जाने 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर कोई वुमेन इस सेक्शन का यूज़ करती है तो वो केस पुलिस के पास जाने से पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाना चाहिए, ताकि फैमिली वेलफेयर कमेटी उस केस को स्टडी कर सके, जिसके बाद ही पुलिस यहाँ पर रिपोर्ट फाइल करे। ऐसा करने के लिए यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमेटी को 2 महीने का समय दिया, जिसको हम कूलिंग पीरियड बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है 2025 में शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल केस में कि यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है या फिर गाइडलाइन है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा ही ये डिसीजन आता है उसके बाद हम देखते हैं कि देश में जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म के बारे में बात शुरू हो जाती है। तो आइए थोड़ा इसको अब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जब कोर्ट ट्रेडिशनल रूल्स की जगह जस्टिस देने के लिए नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को एक्सपेरिमेंट करती है, तब उससे बोला जाता है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। कोर्ट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो पुराने रूल्स हैं उनको लागू करने से संपूर्ण न्याय नहीं मिल रहा होता है। तो कोर्ट यहाँ पर संपूर्ण न्याय देने के लिए यूनिक तरीके अपनाती है। भारत में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके का जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म ही है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन हमको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। राइट आंसर बी, नई दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 का आयोजन 18 और 19 सितंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत एट 2047। इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर उद्देश्य है कि भारत में जो डिफेंस सेक्टर के लिए ज़मीन चाहिए उसको मैनेज करना और उसके लिए डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाना। इस कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे कि आर्मी और डिफेंस के लिए सरकार के पास
बहुत ज़मीन है, मगर इस लैंड को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा टास्क उसके सामने है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डिफेंस सेक्टर के पास लैंड मौजूद है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए एक बेहतर सिस्टम और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। आइए बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट की। तो ये एक रेगुलेटरी और एडवाइजरी बॉडी है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो डिफेंस का लैंड होता है उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर एडवाइस करती है। इसका गठन 1926 में हुआ था और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। पांचवा राष्ट्रीय नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? भारत में ये वीक 17 से लेकर 23 सितंबर तक मनाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ये वीक हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस वीक का उद्देश्य मेडिसिन की सेफ्टी को बढ़ाना और उसके लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADR की रिपोर्टिंग को बढ़ाना। नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। आइए समझते हैं कि ये वीक इम्पोर्टेंट क्यों है। भारत में हर साल कई लोगों की एडवर्स ड्रग रिएक्शन से मौत हो जाती है। जब कोई मेडिसिन लेने के बाद वो मेडिसिन हमारी बॉडी को नुकसान करने लगे और उस ड्रग से हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स हों तो उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी कि जब कोई दवाई उल्टा काम करना चालू कर दे तो उसको बोला जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक मनाया जाता है। फार्माकोविजिलेंस का मतलब ही होता है मेडिसिन की सेफ्टी पर नज़र रखना। इसका यहाँ पर काम है कि वो डाटा को कलेक्ट करे, एनालाइज करे और उससे हेल्थ केयर सिस्टम को सेफर बनाए। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसका काम है कि भारत में सभी मैन्युफैक्चर होने वाले ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को तय करना और उन्हें चेक करना। इसका गठन 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल इसकी चेयरमैन है मिस पुण्यशीला श्रीवास्तव और ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक शिवराम बाबूराव भोजे, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो फ्रेंड्स, उनको पद्मश्री दिया गया था 2003 में। राइट आंसर सी, 2003। 16 सितंबर को शिवराम बाबूराव भोजे जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करते थे। भारत में जो पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना था उसको बनाने में उनका बहुत ही अहम योगदान था। शिवराम बाबूराव भोजे जी महाराष्ट्र से संबंधित हैं और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। फ्रेंड्स, इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के ये डायरेक्टर रह चुके हैं। भारत को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनको 2003 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और HK फ्लोरिडा अवार्ड दिया गया इनको 2006 में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड मिला था 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8th क्वेश्चन। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया है? सुमन सखी चैटबॉट हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। PM मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट को नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश द्वारा डेवलप किया गया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य है वुमेन्स को उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी देना और MP में गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के बारे में जानकारी देना। सुमन सखी चैटबॉट एक AI बेस्ड डिजिटल चैटबॉट है। इसे व्हाट्सएप के जरिए इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इसमें वुमेन्स अपनी हेल्थ से संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकती हैं और ये चैटबॉट उनका जवाब देगा। खासकर इसमें महिलाएं मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकती हैं। ये चैटबॉट 24/7 अवेलेबल रहेगा और फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा में जवाब देगा। इस चैटबॉट से हमको ये फ़ायदा होगा कि महिलाएं अब घर बैठे बैठे हेल्थ सर्विसेज की जानकारी ले पाएंगी। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो यहाँ पर हिंदी भाषा में हेल्प ले पाएंगी। गवर्नमेंट स्कीम की उनको जानकारी मिलेगी और हेल्थ केयर वर्कर्स पर जो उनकी एक डिपेंडेंसी है वो कम होगी और यहाँ पर जागरूकता बढ़ेगी। तो ये फ़ायदे हैं सुमन सखी चैटबॉट के। इस चैटबॉट को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन को 1 मई 2013 में लॉन्च किया गया। ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र का जो मिशन था उसको कंबाइन कर दिया गया और इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना, कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कम करना और वुमेन की रिप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ को सुधारना। इसका बजट है 37,227 करोड़। ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। कार्लसबर्ग रिज, जिसके लिए भारत को हाल ही में कीमती धातुओं की खोज का
लाइसेंस मिला है ये किस क्षेत्र में स्थित है? ये इंडियन ओशियन में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडियन ओशियन। भारत को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा 15 साल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया गया है। इसके तहत भारत कार्ल्सबर्ग रिज रीजन में प्रीशियस मेटल की खोज कर सकेगा। यह पहली बार है जब कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए किसी देश को लाइसेंस दिया गया है। भारत को यह लाइसेंस सिर्फ खोज के लिए दिया गया है। भारत मेटल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। आइए समझ लेते हैं पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स क्या होते हैं। ये समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले कुछ रॉक्स होते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर आयरन, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कार्ल्सबर्ग रिज की बात करें तो ये इंडियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पर है। इसकी लोकेशन हमको अरेबियन सी और नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये लाइसेंस इंडिया को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दिया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के तहत बनाया गया है। इसका काम यहाँ पर होता है कि जो इंटरनेशनल वाटर होता है उसमें माइनिंग को रेगुलेट करना और माइनिंग से मेरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसका गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन, जमैका में। 168 स्टेट्स इसके मेंबर हैं और फिलहाल इसके जनरल सेक्रेटरी हैं टिटिकिया कार्वोलो, जो ब्राज़ील से आते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, जिसमें भारत की 38th रैंक है। ये किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। इस रिपोर्ट में भारत की 38th रैंक है। भारत का ओवरऑल स्कोर 84.85 रहा। भारत की इस इंडेक्स में 2024 में 50th रैंक थी, यानी कि इस साल भारत ने 12 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है और अपनी रैंक 38 कर ली है। इस रिपोर्ट में 68 देशों को रैंक दी गई है। यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इस हिसाब से रैंकिंग करता है कि डिजिटल नोमैड्स के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी। तो आइए समझते हैं डिजिटल नोमैड क्या होता है। डिजिटल नोमैड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी काम करने वाले लोग। इन्हें हम रिमोट वर्कर्स भी कहते हैं। इन्हीं को फ्रेंड्स कहा जाता है डिजिटल नोमैड्स। जिस देश का स्कोर जितना बेहतर होता है वो देश रिमोट वर्क के लिए उतना अच्छा माना जाता है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्पेन फर्स्ट नंबर पर रहा, नीदरलैंड सेकंड नंबर पे, यूरुग्वे थर्ड पे, कनाडा फोर्थ पे। आइए समझते हैं किस आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। यहाँ पर देशों को 6 डायमेंशंस के अंतर्गत 15 इंडिकेटर्स पर रैंक किया जाता है। वो 6 डायमेंशंस हैं प्रोसीजर, सिटीजनशिप एंड मोबिलिटी, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, 4th है इकोनॉमिक्स, 5 है क्वालिटी ऑफ लाइफ और 6th है टेक एंड इनोवेशन। इन सभी आधार पर ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट निकाली जाती है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 19 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए 18 सितंबर 2025 के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय और विधायी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में तिरुपति संकल्प यानी कि तिरुपति रेजोल्यूशन को अपनाया गया। इस संकल्प का मुख्य फोकस क्या था? फ्रेंड्स, इस संकल्प का जो मुख्य फोकस था वो था रोड मैप फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो तिरुपति रेजोल्यूशन में हम देखते हैं कि रोड मैप फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन था, साल 2025 में आयोजित होने वाले 10वें आयुर्वेदा डे की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर ये जो डे है वो गोवा ऑर्गेनाइज करेगा। राइट आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? तो यहाँ पर भारत की रैंक 38 रही। राइट आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन, आनंद कुमार वैल कुमार किस खेल से संबंधित हैं? ये स्पीड स्केटिंग से संबंधित है। राइट आंसर ए। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो यहाँ पर अब अपोलो टायर्स इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है। राइट आंसर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल है आर्टिकल 342। राइट आंसर सी। सेवेंथ क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? ये स्थापित होने जा रहा है फ्रेंड्स डियोगो गार्सिया, मॉरिशस में। राइट आंसर बी। एट्थ क्वेश्चन, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी है रवि के मिश्रा ने।
राइट आंसर ए। 9th क्वेश्चन, विश्व बैंक के पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर श्री विवेकानंद गुप्ता इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। राइट आंसर ए, श्री विवेकानंद गुप्ता। 10th क्वेश्चन, 2025 का ASME हॉली अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है बाबा कल्याणी को। राइट आंसर सी। तो यहाँ पर हमने 18 सितंबर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरन आइलैंड पर। राइट आंसर बैरन आइलैंड। सेकेंड क्वेश्चन था, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। तीसरा क्वेश्चन, डायमंड लीग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी संबंधित है एथलेटिक्स यानी कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से। राइट आंसर एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? सेकेंड क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? त्रिपिटक इज द होली बुक ऑफ विच रिलीजन? तीसरा क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इन तीनों क्वेश्चंस के फ्रेंड्स आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सभी लोग कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो यहाँ पर हमारा 19 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर का सेशन एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस क्रेजी जीके ट्रिक पर मिलती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स कल फिर एक बार और डिस्कस करेंगे 20 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।